हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से पुष्यमित्र शुंग के विषय में इस वीडियो में चर्चा करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास में राजनीतिक दृष्टिकोण से शुंग वंश महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इनके शासन के साथ ही भारत में यवनों के आक्रमण को रोका जा सका था। यहाँ पे रिलेटिवली ये कहना गलत नहीं होगा कि आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, the empire which existed in India, that is under the Shunga dynasty, that we find that once again India got its stronghold, and after that we find that political unification and development in each and every arena and field can be observed. मेरा ये प्रयास है इन वीडियोस के थ्रू कि जितने भी मैं स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं मदद पहुंचा सकूं अपने वीडियोस के थ्रू। साथ ही साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मेरे ये वीडियोस मददगार साबित हों। मेरे ये प्रयास होता है कि जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं किसी एक टॉपिक से रिलेटेड, उसका मैं समावेश अपने वीडियो में कर सकूं। और मेरा ये प्रयास ये भी होता है कि अपने वीडियोस में मैं पिन पॉइंट भी कर सकूं कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जिनसे रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके विषय में भी विस्तार पूर्वक अपने इन वीडियोस में चर्चा करूं। यदि हम बात करें शुंग वंश के विषय में, तो शुंग वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में पुष्यमित्र शुंग रहे थे और मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद शुंगों ने अपना आधिपत्य प्रमुख रूप से उत्तर भारत तथा संपूर्ण भारत पर कायम किया था। यदि हम बात करें मौर्य वंश के विषय में, तो सबसे अंतिम जो शासक रहे थे मौर्य वंश के, उनकी हत्या के पश्चात, जिनका नाम बृहद्रथ था, उनकी हत्या के पश्चात 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग शासक बना। और हर्षचरित के अनुसार यह माना गया है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वह 184 बीसी में शुंग वंश के शासक के तौर पे शासन करना प्रारंभ किया था। अब यहाँ पे यदि हम चर्चा करें शुंग वंश के विषय में, तो जैसा कि मैंने अभी कहा आप लोगों से कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो सबसे शक्तिशाली शासकों में से रहे थे और इनके पश्चात हम कह सकते हैं कि जितने इनके उत्तराधिकारी रहे थे वो उतने सशक्त नहीं थे, जिसके वजह से शुंग वंश का पतन भी हुआ था। अब जिस प्रकार से हम मौर्य वंश के समय में देखते हैं कि हमें जितने भी जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, ठीक इसी प्रकार से शुंग वंश के विषय में भी हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां साहित्यिक स्रोत तथा पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पे यदि हम इसकी चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि उस समय जो शुंग वंश के विषय में हमें यदि जानकारी हासिल करनी हो और कौन से इसके सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहे थे, तो इनमें हम ये देखते हैं कि पुराणों में जो है वो मत्स्य पुराण, वायु पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण आते हैं, जिससे कि शुंग वंश के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। पुराणों के अलावा हम ये भी देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग को जो है संस्थापक के तौर पे इन पुराणों में वर्णित किया गया है, परंतु अन्य जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं यदि उनकी हम चर्चा करें तो इससे भी हमें शुंग वंश तथा पुष्यमित्र शुंग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। और इनमें हम ये देखते हैं कि जो प्रमुखतः पतंजलि के द्वारा जो लिखित है महाभाष्य, कालिदास द्वारा लिखित मालविकग्निमित्रम, बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, जैन लेखक के द्वारा जो है लिखी हुई पुस्तक मेरुतंग थेरवाली तथा जो बौद्ध ग्रंथ है महायान, इससे भी हमें शुंग वंश के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती हैं। आगे यदि हम बात करें साहित्यिक स्रोतों के अलावा जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो भी शुंग वंश के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है और इनमें जो उल्लेखनीय रहा है वह है धनदेव का अयोध्या अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख तथा सांची, बेसनगर और बोध गया के स्तूप। और साथ ही साथ कई सिक्के भी शुंग वंश से रिलेटेड प्राप्त हुए हैं और ये प्रमुखतः हमें कौशाम्बी, अयोध्या, मथुरा और अही क्षेत्र के क्षेत्रों से हमें जितने भी सिक्के जो हैं वह हमें उत्खनन में प्राप्त हुए हैं और इन सिक्कों से भी हमें शुंग वंश के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। मौर्य वंश के शासकों की तरह ही शुंग वंश के शासकों के विषय में भी
उनके जाति को लेकर के तथा उनके ओरिजिन को लेकर के आज भी कंट्रोवर्सी बना हुआ है। और ये कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट इसलिए भी है क्योंकि लगातार इसके विषय में जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं उनसे हमें अलग अलग जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा भी अलग अलग मत इस विषय में दिए जाते हैं। अब यहाँ पे यदि बात की जाए सुप्रसिद्ध जो है बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, उसके अनुसार ये कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंत किया था और खुद भी मौर्य वंशीय ही रहा था। वहीं दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि जो उस समय इतिहासकार जो हैं हरप्रसाद चौधरी, उनके द्वारा यह माना गया है कि इसके वंशजों में मित्र शब्द जुड़ा होने के कारण पुष्यमित्र शुंग को पारसी माना गया है और इन्हें सूर्य पूजक भी बताया गया है, परंतु बाद में हम देखते हैं कि शास्त्री जी ने इन्हें ब्राह्मण माना है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल हैं, इनके अनुसार पुष्यमित्र मौर्य वंश के राज पुरोहित का पुत्र था। तो यहाँ पे जैसा कि देखा जा सकता है कि अलग अलग जो मत है हमारे समक्ष पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में जो हमारे समक्ष आते हैं, और शुंग वंश के विषय में भी अलग अलग राय हमारे समक्ष आते हैं कि आखिर में उनका ओरिजिन या जाति क्या रहा था। आगे यहाँ पे यदि और हम चर्चा करें इसके विषय में तो हम ये देखते हैं कि पाणिनि ने इन्हें भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण बताया है, तथा कालिदास ने मालविकग्नि मित्रम में ये कहा है कि पुष्यमित्र के जो पुत्र थे अग्निमित्र को वैविक वंशीय और कश्यप गोत्र से संबद्ध माना है। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि कालिदास के द्वारा जो है इन्हें वैविक वंशीय और कश्यप गोत्र का माना गया है। इस प्रकार से यहाँ पे देखा जा सकता है कि शुंग वंश के विषय में तथा पुष्यमित्र शुंग की जाति को लेकर तथा इनकी उत्पत्ति को लेकर के आज भी विवाद बना हुआ है, परंतु यहाँ पे ये जरूर कहा जा सकता है कि शुंग वंशीय जितने भी शासक रहे थे उनमें पुष्यमित्र शुंग का उल्लेखनीय योगदान रहा था, क्योंकि मौर्य शासनकाल के समय में भारत के अंतिम वर्षों में स्पेशली जो स्थिति थी वह अत्यंत ही शोचनीय हो गई थी। दुर्बल मौर्य जो शासक रहे थे उनके अधीन मगध साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो गया था, और वहीं दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि यवनों के आक्रमण का जो प्रकोप है वो भी बहुत अधिक बढ़ गया था। बृहद्रथ की हत्या कर जब पुष्यमित्र शुंग मगध पर अपना अधिकार कायम कर लिया था, उस समय अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास उसके द्वारा किया गया था, और पुष्यमित्र के समक्ष सबसे पहला जो हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आया था या जो स्थिति उठ खड़ी हुई थी वह यह रहा था कि साम्राज्य को किस प्रकार से संगठित किया जाए। तो पहला जो कार्य रहा था पुष्यमित्र शुंग का वह रहा था साम्राज्य का संगठन। अब यहाँ पे यदि और अधिक इसके विषय में हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जिस समय राजगद्दी पर बैठा उसने उस समय की गिरती हुई राजसत्ता के गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था। दूसरा उसके द्वारा जो कार्य किया गया था या जो उसका उद्देश्य रहा था वह यह था कि किस प्रकार से भारत को फिर से राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा जाए। और थर्डली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा मौर्य साम्राज्य के अंतिम वर्षों में यवनों का आक्रमण बढ़ गया था, तो इसको रोकना भी एक बहुत बड़ा हम कह सकता है कि कार्य रहा था पुष्यमित्र जो शुंग था उसके समक्ष, और यवन के आक्रमणों को रोकना भी उसका थर्ड उद्देश्य रहा था। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो तीन उसके प्रमुख कार्य उसके समक्ष सबसे पहले उत्पन्न हुए थे राजगद्दी पर बैठने के साथ ही, पहला तो राजसत्ता का गौरव, दूसरा राजनीतिक एकता, और तीसरा यवन आक्रमण पर रोक लगाना। और इसी के पश्चात हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा साम्राज्य के स्थापना की कल्पना भी की जा सकती थी, क्योंकि उस समय का जो परिवेश भारत में उठ खड़ा हुआ था इन तीनों के पूर्ति के बाद ही पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य संगठन की कल्पना कर सकता था। अभी जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से चर्चा किया है कि तीन कौन से प्रमुख उद्देश्य रहे थे पुष्यमित्र शुंग के, इसके पश्चात हमें ये देखने को मिलता है कि जो साम्राज्य का संगठन रहा था वो बहुत ही कठिन कार्य रहा था, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि उस समय में बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र हो गए थे,
उनको अपने अधीन लाना ही एक बहुत बड़ा कार्य पुष्यमित्र शुंग को दिखाई दे रहा था। और इसके विषय में यदि हम और अधिक चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अनेक राज्य जैसे कि कलिंग, महाराष्ट्र, आंध्र आदि जो हैं वो स्वतंत्र हो चुके थे। साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी मिलती है कि प्राचीन कोशल, वत्स और अवंती जो अभी भी पाटलिपुत्र के अधीन थे, पुष्यमित्र ने सभी को पुनः संगठित करने का कार्य किया था। इन प्रांतों पर केंद्रीय सत्ता को फिर से सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया था। अवंती पाटलिपुत्र शुंगों की राजधानी से दूर पड़ता था, जिस वजह से अवंती पर नियंत्रण करना जो है असंभव प्रतीत हो रहा था। इसलिए पुष्यमित्र ने प्रांतों में मुख्यतः हम देखते हैं कि जो नगर विदिशा है उसे उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी और अपने पुत्र अग्निमित्र को वहां प्रतिनिधि के तौर पे भेजा था। अयोध्या अभिलेख से भी ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ने अपने प्रतिनिधि को कौशल में भी नियुक्त किया था। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि ये दूरदर्शिता ही रही थी पुष्यमित्र शुंग की। पहला जो वो कार्य किया कि जितने भी स्वतंत्र रहे थे राज्य, उन सभी को अपने अधीन लाने का प्रयास किया। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि क्योंकि उसको कंट्रोल में लाना अवंती को मुश्किल हो रहा था, इस हेतु उसने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। और इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से राज्य पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के समय स्वतंत्र थे, जिन्हें केंद्रीय शासन के अधीन लाया गया था। तो इन सभी की चर्चा मैंने अभी आप लोगों से की है। तथा यहाँ पे इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पुष्यमित्र शुंग की दूसरी राजधानी कौन सी रही थी। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों से जितनी भी चर्चा की है वह इस संदर्भ में रहा है कि उसने साम्राज्य को संगठित करने के लिए कौन कौन से कार्य किए थे। यहाँ पे हमें ये भी उल्लेख मिलता है कि जिस समय उसने विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी तो अपने पुत्र को, जो उसका नाम अग्निमित्र था, उसे वहां का प्रतिनिधि बनाया था। और इसी प्रकार का उल्लेख हमें ये भी देखने को मिलता है कि उसने कौशल में भी अपना एक प्रतिनिधि भेजा था। तो उसे ये पता था पुष्यमित्र शुंग को कि किस प्रकार से जो है ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हुए, सभी केंद्रों में अपने विश्वास पात्रों को भेजते हुए साम्राज्य को किस प्रकार से संगठित किया जाए, और इन उद्देश्यों में वो सफल भी रहा था। और इसके पश्चात ही साम्राज्य का हम कह सकते हैं कि उसे संगठित भी किया जा सका था। अब दूसरा कार्य जो आया था उस समय पुष्यमित्र शुंग के समक्ष, वह रहा था विदर्भ पर विजय। अब यहाँ पे यदि हम विदर्भ विजय के विषय में बात करें तो इसके विषय में मैं आप लोगों से आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। विदर्भ विजय के विषय में यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि विदर्भ का उस समय जो शासक रहा था वह यज्ञसेन था। और कालिदास के मालविकग्नि मित्रम से हमें इसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास के मालविकग्नि मित्रम से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र तथा विदर्भ के राजा यज्ञसेन, इन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ था। साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी मिलती है कि मौर्यकालीन राजसभा उस समय दो दलों में बटी हुई थी। एक दल का प्रतिनिधित्व पुष्यमित्र शुंग करता था और दूसरे दल का मंत्री करता था। और यही मंत्री का जो पुत्र था उसे हम यज्ञसेन के नाम से जानते हैं, जो उस समय विदर्भ का गवर्नर रहा था। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक रहा था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर उस समय मगध के क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया गया था। और यहाँ पे आगे और हम इसके विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि यज्ञसेन के पिता को बंदी बना लिया गया था तथा यज्ञसेन के चचेरे भाई माधव सेन को अपने पक्ष में कर लिया गया था। तो यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो है वह विदर्भ के जो गवर्नर उस समय रहे थे या शासक यज्ञसेन, उसको कमजोर करने के लिए उसके पिता को जो है वो बंदी बना लिया था। और साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी मिलती है कि यज्ञसेन का जो चचेरा भाई रहा था माधव सेन, उसे वह अपने साथ में मिला लिया था। तो ये दोनों ही जो कार्य किए गए थे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, यह यज्ञसेन को कमजोर बनाने के लिए किया गया था। और इसी के आधार पे हम देखते हैं कि उस समय विदर्भ के क्षेत्र पर अधिकार भी किया गया था। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं याद रखने योग,
जिससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं। पहला तो ये कि कहाँ से हमें या किस स्रोत से हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र के समय में विदर्भ के साथ में उसका युद्ध हुआ था। तो ये हमें कालिदास के मालविकग्नि मित्रम से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होता है। तो विदर्भ का जो युद्ध हुआ था उस समय में वह पुष्यमित्र सिंह के पुत्र अग्निमित्र तथा जो विदर्भ के शासक थे यज्ञसेन, इनके बीच में हुआ था। यहाँ पे इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो माधव सेन था वह यज्ञसेन का कौन था रिश्ते में, और साथ ही साथ जो है माधव सेन की क्या भूमिका रही थी विदर्भ विजय में, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में भी कि जो विदर्भ का विजय था वो पुष्यमित्र शुंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा था, और एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसे ध्यान हमेशा रखना होगा। अभी तक मैंने आप लोगों से जितनी भी चर्चा की है उससे ये क्लियर हो जाता है कि उस समय जो परिस्थिति बनी थी पुष्यमित्र शुंग तथा विदर्भ के बीच में, वह युद्ध का होना एकदम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि निश्चित हो गया था। और हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि पुष्यमित्र जो है उसके द्वारा यह डिमांड आगे रखा गया था कि यज्ञसेन माधव सेन को मुक्त कर दे, परंतु वहीं दूसरी ओर यज्ञसेन का यह कहना था कि उसके पिता को मुक्त कर दिया जाए, और इसी विवाद को लेकर के युद्ध जो है वह प्रारंभ हो गया था। इस युद्ध में हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो पुष्यमित्र का पुत्र था अग्निमित्र, उसके द्वारा इस युद्ध का संचालन किया गया था, और इस युद्ध में अग्निमित्र को विजय भी हासिल हुई थी। माधव सेन को अग्निमित्र ने मुक्त करा लिया था तथा विदर्भ राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक भाग का शासक माधव सेन को बनाया गया था तथा हम ये देखते हैं कि यज्ञसेन जो है वो आगे चल करके पुष्यमित्र शुंग की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया था, जिस कारण जो दूसरा भाग था वह यज्ञसेन को दे दिया गया था, और वर्धा नदी को दोनों भागों के मध्य सीमा रेखा के तौर पे जो है यहाँ पे इसे निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने पहला कार्य तो ये किया कि केंद्र में अपने आप को बनाए रखा। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उस समय बाहरी आक्रमणों के कारण साम्राज्य जो है वह और कमजोर हो जाता, जो कि उसमें अपने शाश्वत जो स्टेज है उसमें रहा था। और यहाँ अपनी दूरदर्शिता को दिखाते हुए अपने पुत्र को, जिसका नाम अग्निमित्र था, उसे उसने विदर्भ के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। यहाँ नेक्स्ट हम ये भी देखते हैं कि जो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कदम उठाया गया था कि विदर्भ के साथ युद्ध होने के बावजूद और यज्ञसेन के साथ युद्ध होने के बाद भी हम ये देख सकते हैं कि जो है उस समय का विदर्भ राज्य उसे 2 भागों में बांटा गया। एक भाग जो है वो माधव सेन को दिया गया और दूसरा भाग यज्ञसेन को। यज्ञसेन को इसलिए दिया गया क्योंकि उसने उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो है ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी के जैसा ये प्रतीत होता है, क्योंकि माधव सेन जो है वो प्रारंभ से ही अग्निमित्र और पुष्यमित्र शुंग के साथ रहा था, इसलिए अपने एक विश्वास पात्र को एक भाग जो है वो दे दिया गया। दूसरा, उस समय पुष्यमित्र शुंग बहुत अधिक इस युद्ध को नहीं खींचना चाह रहा था, और इसी वजह से क्योंकि यज्ञसेन जो है उसके अधिपत्य को स्वीकार कर लिया था, इसलिए दूसरा भाग जो है वो यज्ञसेन को दे दिया गया और निर्धारित भी कर दिया गया सीमा रेखा को, जिसे कि वर्धा नदी को निर्धारित किया गया था सीमा रेखा के तौर पे। तो इससे भी हम ये समझ सकते हैं कि इस सीमा रेखा के निर्धारण के साथ में जो विवाद की स्थिति आगे उत्पन्न होती उससे भी रोकने का प्रयास किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें विदर्भ विजय के विषय में, तो जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यदि इस पॉइंट से रिलेटेड हमें याद रखना हो तो सबसे पहला तो ये, जिससे हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन भी होते हैं, कि विदर्भ का शासक उस समय में कौन था पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में, तो वो कौन रहा था, यज्ञसेन था। यदि हम बात करें कि विदर्भ युद्ध के का प्रतिनिधित्व कौन किया था, तो इसका आंसर अग्निमित्र होगा। थर्डली यहाँ पे देखते हैं कि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, वो ये है कि विदर्भ विजय के पश्चात इसे कितने भागों में बांटा गया था, और जो पहला भाग था वो किसे दिया गया था, तो वो माधव सेन को दिया गया था।
और नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट जो यहाँ पे एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में याद रखने योग्य है कि किसे जो है सीमा रेखा के तौर पे विदर्भ विभाजन के लिए निर्धारित किया गया था, तो वो वर्धा नदी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पहले तो जो उसके द्वारा कार्य किया गया कि उस समय के कमजोर हो चुके साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात उसने शुंग साम्राज्य की नींव डाली। उसके उद्देश्य जो रहे थे वो बिल्कुल क्लियर कट रहे थे कि किस प्रकार से साम्राज्य का संगठन किया जाए, दूसरा कि किस प्रकार से यवनों का आक्रमण को रोका जाए, साम्राज्य से जितने भी स्वतंत्र राज्य हो गए थे उसे पुनः वो संगठित करने का कार्य किया था, और इसके पश्चात ही अपने साम्राज्य विस्तार के विषय में वो सोचना प्रारंभ किया था। और सबसे पहला, क्योंकि उस समय विदर्भ जो है वो प्रॉब्लम की तरह उसे दिखाई दे रहा था, इसलिए सबसे पहला जो वो काम किया था वो विदर्भ विजय के संदर्भ में ही किया था। अब इससे रिलेटेड और भी अन्य कार्य रहे थे पुष्यमित्र शुंग के कि किस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार किया जाए और उसे संगठित किया जाए। इसके विषय में मैं आप लोगों से नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें चर्चा करूंगी। इसी के साथ अपने इस आज के चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य एक्सपेंशन को लेके पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।